हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड गाइडेंस नोट जो विवाद से विश्वास स्कीम पे निकाला गया है। अभी लेटेस्ट ही ये सर्कुलर आया है ऑन 16 दिसंबर 2024। इसके अकॉर्डिंग जितने भी अब दोबारा से Q&A डिपार्टमेंट के पास इकट्ठे हो गए थे विवाद से विश्वास स्कीम के से रिलेटेड, उनके आंसर डिपार्टमेंट ने अपने टैक्स पेयर्स को दिए हैं। गाइडेंस नोट 1 ऑलरेडी रिलीज कर दिया था डिपार्टमेंट में, जिसमें कि उन्होंने 32 से लेकर 33 क्वेश्चंस के आंसर हमें दिए थे। वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये सेकंड गाइडेंस नोट है जिसके थ्रू उन्होंने फर्दर अपने 20 टू 25 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं अपने सारे टैक्स पेयर्स के लिए। सो चलिए देखते हैं इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अब आंसर किया है, जो कि मेरे से भी फ्रिक्वेंटली मेरी यूट्यूब चैनल पे पूछे जा रहे थे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके कि लाइक मैम इसकी लास्ट डेट क्या है फाइल करने की, या फिर क्या हम इस सिचुएशन में एलिजिबल हैं फाइल करने के लिए, या फिर 31 दिसंबर से पहले के रेट अगर हम ऑप्ट करना चाहते हैं तो पेमेंट करना भी हमारे लिए नेसेसरी है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास भी बहुत ज्यादा आ रहे थे यूट्यूब में। तो इस गाइडेंस नोट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज से रिलेटेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कन्वे कर दूं, अगर आप भी इस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं, आपका कोई अपील में केस चल रहा है, आपको स्कीम को अवेल करना है, या अभी आप सोच रहे हैं कि अवेल करें या नहीं करें, तो आप अपना डिसीजन 31 दिसंबर से पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको जो है ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर पेनल्टी है तो ज्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और अननेसेसरी आपका जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी हो जाएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं स्कीम से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो सेकंड गाइडेंस नोट है ये निकाला गया आपका 16 दिसंबर 2024 में। इससे पहले जो गाइडेंस नोट था आपका वो सर्कुलर नंबर 12 2024 के थ्रू निकाला गया था, जो कि दिया गया था डेटेड 15 अक्टूबर 2024 को। सर्कुलर के 1 बाय 1 क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो इनके जो क्वेश्चंस हैं 10 to 15 क्वेश्चंस इसी चीज से रिलेटेड हैं कि आपको कौन कौन एसएससी ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। ऑल्दो इस चीज को ये बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, हमने भी अपनी वीडियोस बनाई थी, स्टिल व्यूअर्स को या टैक्स पेयर को ये प्रॉब्लम आ रही थी। सबके टैक्स पेयर्स की सिचुएशन अलग अलग थी कि क्या इस सिचुएशन में हम ऑप्ट कर सकते हैं, क्या इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। तो क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस डिपार्टमेंट को फर्दर सुनने को मिली अपने टैक्स पेयर्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 36 इसलिए है यहाँ पे क्योंकि 35 तक ये ऑलरेडी अपने फर्स्ट गाइडेंस नोट में आंसर कर चुके थे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है, सपोज अ टैक्स पेयर इज एलिजिबल टू अप्लाई DTVSV स्कीम 2024 एज हिज अपील इज पेंडिंग एज ऑन 22 जुलाई 2024, बट सब्सिक्वेंटली बिफोर द टैक्स पेयर कुड फाइल द डिक्लेरेशन अंडर दिस स्कीम हिज अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑन मेरिट ऑफ डिसमिस्ड और withdrawn for the purpose of the स्कीम। इसमें ये कहा गया, किसी ने डिपार्टमेंट से पूछा कि मान लीजिए मेरे को ये स्कीम तो ऑप्ट करनी थी, बट मेरी जो अपील है वो भी मेरी पेंडिंग थी सही डेट पे, दैट इज 22 जुलाई 2024। बट हुआ क्या, फॉर्म नंबर 1 यानी कि इस स्कीम की डिक्लेरेशन फाइल करने से पहले ही मेरी जो अपील है वो किसी भी वजह से डिस्पोज ऑफ कर दी गई, या फिर क्योंकि मुझे ये स्कीम ऑप्ट करनी थी। तो समटाइम्स ऐसे होता है ना, हम प्रोएक्टिव एक्शंस ले लेते हैं कि मैंने पहले ही एप्लीकेशन लगा दी और मेरी जो अपील थी वो डिस्पोज ऑफ भी उन्होंने कर दी। तो क्या मैं फिर भी इस स्कीम के लिए जा सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, कि आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी अपील है वो ऑलरेडी पेंडिंग है 22 जुलाई 2024 को। तो मेन जो क्राइटेरिया है आपको देखना है कि इस डेट पे आपकी अपील पेंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर किसी रीजन से वो डिस्पोज ऑफ हुई है तो फिर भी आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज अ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 1 आफ्टर द डिक्लेरेशन अपील हैज बीन डिस्पोज ऑफ बाय द कंसर्न अथॉरिटी वेदर सच केस इज एलिजिबल फॉर सेटलमेंट। ये कह रहे हैं कि मैंने जो स्कीम है, स्कीम के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, फॉर्म 1 मैंने फाइल कर दिया है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्कीम में 4 तरीके के फॉर्म इन्वॉल्व है, फॉर्म 1, 2, 3 एंड 4। तो फॉर्म 1 आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है कि आप इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। तो एसएससी ने क्या करा, फॉर्म 1 अपना फाइल कर दिया, बट जैसे ही फॉर्म 1 फाइल करा उसकी अपील जो है डिस्पोज ऑफ कर दी गई, या फिर उसने विड्रॉ के लिए अप्लाई करा हुआ था अपील को, तो वो उसका एक्शन ले लिया गया है। तो क्या वो अभी भी फर्दर मतलब आगे इस स्कीम के स्टेप्स को बढ़ा सकता है? तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर द सेटलमेंट।
थर्ड जो क्वेश्चन आया, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील expired before 22 July 2024 but the appeal along with the application of condonation of delay has been filed after 22 July 2024 whether the taxpayer can opt for the scheme in such case। तो इस केस में आप नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी अपील है वो आपने फाइल ही नहीं करी 22 जुलाई से पहले। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो ड्यू डेट थी वो 22 जुलाई से पहले थी, आपने कंडोनेशन फाइल करी, फिर आपने लेट अपील फाइल करी। यहाँ पे जो हमें देखना है वो डेट ऑफ अपील देखना है, रीजन कुछ भी हो सकता है आपका लेट फाइलिंग का। अगर आपने अपील 22 जुलाई के बाद करी है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज एन अपील हैज बीन फाइल्ड बिफोर 22 जुलाई 2024 विद एन एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले व्हिच इज आल्सो फाइल्ड बिफोर 22 जुलाई 2024 दिस अपील हैज बीन omitted by allowing condonation of delay prior to the date of filing the declaration under the scheme whether such taxpayer can opt for the scheme। ये कह रहे हैं कि आपने जो है अपील फाइल कर ली थी 22 जुलाई से पहले अपनी कंडोनेशन रिक्वेस्ट के साथ, आप लेट हो गए थे, आपने अपील फाइल करी 22 जुलाई से पहले कंडोनेशन रिक्वेस्ट के साथ, विच इज ऑल्सो फाइल्ड बिफोर 22 जुलाई, कंडोनेशन रिक्वेस्ट भी आपने पहले ही फाइल कर दी। दिस अपील हैज बीन omitted by allowing This appeal has been admitted by allowing condonation of delay prior to the date of filing the declaration under this scheme। तो वो कह रहे हैं आपकी जो कंडोनेशन रिक्वेस्ट है वो भी एक्सेप्ट कर ली गई है, इसका मतलब आपकी अपील प्रॉपरली फाइल हो गई 22 जुलाई से पहले, तो इस सिचुएशन में आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, इन केस ऑफ सर्च action carried out before 1st July 2021 assessment of the previous years other than search year has been made under section 153A 153C and assessment of the year of search has been made under section 143(3) of the act whether any of these assessment year has been covered under DTVSB scheme। नहीं, कवर नहीं होंगे क्योंकि जो इसका सेक्शन है सेक्शन 90 जो एलिजिबिलिटी के बारे में बोलता है उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको जो सर्च एंड सीजर से केसेस से रिलेटेड जो आपके केसेस हैं वो बाहर रखे जाएंगे इस स्कीम से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वेदर अपील फाइल्ड अगेंस्ट द इंटीमेशन ऑफ 143(1) ऑफ द एक्ट पेंडिंग एज ऑन 22 जुलाई 2024 इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। हाँ, आप एलिजिबल है। सेक्शन 143(1) को इन्होंने स्पेशली क्यों यहाँ पे मेंशन किया है? हाँ, आप एलिजिबल है। सेक्शन 143(1) को इन्होंने स्पेशली यहाँ पे क्यों मेंशन किया है? क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, जो आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, सिस्टम जनरेटेड आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, तो उस केस में आपको 143(1) आपका जो है रिसीव होता है। 143(1) रिसीव होने के बाद अगर आपको उसमें कोई डाउट है कि आपके एडिशंस क्यों करे हुए हैं, आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी है, अपील आपने 22 जुलाई से पहले ही फाइल करी है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिपार्टमेंट के पास आया वो आया आपका सेक्शन 248 से रिलेटेड। Section 248 of Income Tax Act relate to appeal by a person denying the liability to deduct tax in certain cases। जो एसएससी है उसकी लाइबिलिटी थी टीडीएस डिडक्ट करने की, बट वो कहता है मेरी लाइबिलिटी नहीं है इसके अंदर सेक्शन 248 के अंदर, और उसने जो है उस चीज की जो है अपील फाइल करी हुई है। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नो अपील कैन बी फाइल्ड वेयर टैक्स इज पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट on or after 1/4/2022 whether appeal filed prior to 1/4/2022 under section 248 of the act is eligible for DTVSP scheme। ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 के बाद के जो केसेस हैं उसके लिए तो ये स्कीम एलिजिबल नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर मैंने अपील फाइल करी हुई है कि मैं लाइबल नहीं हूं टीडीएस डिडक्शन के लिए, तो क्या उस केस में मेरे को इसमें राहत मिलेगी अपील में? तो इस स्कीम को क्या मैं एलिजिबल हूं अप्लाई करने के लिए? तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिपार्टमेंट के पास आया कि मान लीजिए मैंने अपील नहीं फाइल कर रखी, मैंने रिव्यू पिटीशन डाल रखी है अपनी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वो केसेस एलिजिबल है? तो वो केसेस तो अपरेंटली एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपने अपील फाइल नहीं करी है। रिव्यू के केसेस को हम अपील कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेदर DTVSB स्कीम कैन बी अवेल्ड इन अ केस वेयर प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमिश्नर। आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है ITSC में, इनकम टैक्स
टैक्स सेटलमेंट कमिश्नर के पास वेयर रिट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ITSC, और आपने जो है उसके अगेंस्ट जो है रिट भी फाइल कर रखी है, तो क्या ये आपका एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपने ना कोई अपील नहीं फाइल कर रखी, आपकी क्या जो है प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है ITSC में, तो उस केस में आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेट असाइड अपील से रिलेटेड, कि आपकी अपील चल रही थी लेकिन सामने से ऑर्डर आया, उसको सेट असाइड कर दिया गया, उससे जो नीचे की जुडिक्शन है उसमें उस केस को ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्या आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं? तो उस पे इनके 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अपील हैज बीन सेट असाइड टू ITAT CIT अपील DRP एंड वाज पेंडिंग ऑन 22 जुलाई 2024, वेदर इन सच केस असेसी कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम। ये कह रहे हैं अपील जो है सेट असाइड कर दी गई है ITAT के पास, CIT अपील या फिर DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास, जो कि पेंडिंग है आपके 22 जुलाई 2024 को, तो क्या आप इस अपील के लिए जा सकते हैं? रेफर टू FAQ नंबर 24 और गाइडेंस नोट नंबर 1। गाइडेंस नोट 1 का रेफरेंस देते हुए ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्कीम एन अपील विच इज पेंडिंग ऑन 22 जुलाई 2024 शैल बी एलिजिबल फॉर द सेटलमेंट। A set aside matter to the AO is not an appeal pending as such, therefore set aside matter to AO whether fully or set aside partially set aside are not covered in the scheme। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने अपील फाइल कर रखी थी अपनी CIT अपील में, CIT अपील ने क्या करा, उस अपील को सेट असाइड कर दिया, चाहे वो पार्शली करा या फिर फुली करा, और उसको केस को रेफर कर दिया AO के पास, तो उस केस में आप इस स्कीम को नहीं ऑप्ट कर सकते, क्योंकि वहां पर आपकी अपील अब रही नहीं, क्योंकि आपका केस जो सेट असाइड कर दिया गया है। However, where the appeal has been set aside fully to ITAT, CIT and DRP, such appeal will be eligible for the settlement। लेकिन अगर आपका जो है हायर अथॉरिटी के पास केस चल रहा था, लाइक ITAT पे चल रहा था, तो ITAT ने रेफर कर दिया CIT अपील को, तो उस केस में आप कर सकते हो, या फिर CIT में चल रहा था तो CIT ने कर दिया DRP को, तो आप उस केस में भी कर सकते हो इस स्कीम को अवेल। बट अगर आपका केस सेटिस्फाइड करके AO को ट्रांसफर किया गया है, तो आप उस केस में इस अपील को इस स्कीम को जो है ऑप्ट नहीं कर सकते। Also, where the appeal has been partially set aside to ITAT and CIT appeal, all the issues which has been set aside will form a separate appeal and shall be eligible for the settlement as such, and dispute tax will be computed if pending at the level of which it is set aside। तो ये कह रहे हैं अगर पार्शली हुआ है तो उसके लिए एक सेपरेट अपील फाइल होगी, वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल है। फिर कुछ क्वेश्चंस आए आपके प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, उससे डिस्कस करने से पहले मैं एक नेक्स्ट मैटर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं। द DTVSV स्कीम 2024 प्रोवाइड फॉर द डिफरेंट रेट्स वेयर द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024 एंड वेयर इट इज फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2025। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट रेट्स है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अगर अपनी डिक्लेरेशन फाइल कर दी है, तो आपको जो है 100% टैक्स देना ही पड़ेगा, सिर्फ आप 25% आपको पेनल्टी का पे करना पड़ेगा। बट अगर आप 1 जनवरी 2025 की बात करते हैं, तो ये रेट आपका बढ़ के 110% हो जाएगा, या फिर 25 से 30% आपका हो जाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं या असेसी है, उनका क्वेश्चन था, प्लीज clarify whether the payment of the dispute amount is also required to be made before 31 December 2024। ये कह रहे हैं कि क्या मुझे पेमेंट भी इस डेट से पहले करनी पड़ेगी, या फिर फॉर्म 1 में फाइल कर दूंगा तो वही मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं इस डिस्काउंटेड रेट का बेनिफिट ले पाऊंगा। तो इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन मिली है वो ये है, रेफरेंस में बी मेड टू द प्रोविजन ऑफ स्कीम रीड विद DTVSV रूल 2024 एज पर रूल 3 of the DTVSV rule 2024, the amount payable is linked to the date of filing the declaration। ये कह रहे हैं कि अगर आप उस टेबल को भी देखोगे ना, टेबल पे लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल बिफोर 31 दिसंबर, अमाउंट पेएबल आफ्टर 31 दिसंबर, तो यहाँ पे कहीं पर भी उन्होंने पेड वर्ड नहीं यूज करा है। ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट पेएबल है वो आपका लिंक है जो आपने डिक्लेरेशन फाइल करी है फॉर्म 1 में उससे, क्योंकि जब आपने अगर आपने कोई फॉर्म 1 फाइल भी किया होगा, या फिर जब आप फॉर्म 1 फाइल करने जाएंगे, तो वहां पर एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको प्रॉपर अमाउंट मेंशन करना होता है कि आप 31 दिसंबर से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो इतनी बनेगी। अगर आप 31 दिसंबर से बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको कॉलम नंबर 4 होता है, वहां आपको अपनी लाइबिलिटी को मेंशन करना होता है। 2 कॉलम दिए गए हैं, वहां पे कॉलम नंबर 3
एंड कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 3 में होता है 31 दिसंबर से पहले की लाइबिलिटी, और कॉलम नंबर 4 में आपको मेंशन करना होता है कि अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो, यानी कि फॉर्म 1 फाइल कर रहे हैं तो। ये कह रहे हैं कि जो आपकी पेमेंट लिंक्ड है ना, वो उस कॉलम से रिलेटेड है। आपने अगर 31 दिसंबर से पहले ये डिक्लेरेशन फाइल कर दी और कॉलम नंबर 3 में आप अपना अमाउंट डाल रहे हैं, तो चाहे आप उसकी पेमेंट जो है बाद में करें, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो देखूं तो जब आप फॉर्म 1 फाइल कर देंगे आपको 15 दिन के अंदर फॉर्म 2 मिलेगा। फॉर्म 2 में आपकी एग्जैक्ट लायबिलिटी आपको बताई जाएगी कि आपको इतना पे करना है, ऑल्दो जितना फॉर्म 3 में फॉर्म 1 में मेंशन करते हो वो सेम अमाउंट ही होता है, बट स्टिल एक हमारी नेचर होता है कि हम वेट करेंगे फॉर्म 2 का कि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही है, मेरे को कितना पे करना है। तो इसमें 15 डेज का प्रोसेस लगेगा आपका। तो अगर ये आपको फॉर्म 2 31 दिसंबर के बाद भी मिल रहा है, आप 31 दिसंबर के बाद भी पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर भी आप इस डिस्काउंटेड रेट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो फॉर्म 1 है वो पहले फाइल हो जाना चाहिए। यहां पर मैं एक एडिशन करना चाहूंगी, जो मेरी भी एक क्वेरी है डिपार्टमेंट से। तो अगर आपकी भी मन में वो क्वेरी है या फिर आपको वो आंसर पता है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकली एक केस हुआ है। मैंने फॉर्म 1 फाइल करा, ठीक है, उसमें कोई मान लीजिए कोई भी XYZ मिस्टेक हो गई या गवर्नमेंट के समझने में कोई दिक्कत थी, क्योंकि सारा सिस्टम जनरेटेड है, AI जनरेटेड है सब कुछ। तो उसमें क्या हुआ, मेरा फॉर्म 1 जो है रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें मुझे रिवाइज फॉर्म 1 भरना पड़ा, ठीक है। बट अब अभी तक तो मेरे पास टाइम था, मैंने फॉर्म 1 अपना रिवाइज भर दिया, फॉर्म 2 मुझे मिल गया, मैं उसकी पेमेंट सब कर चुकी हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए अब मैंने फॉर्म 1 फाइल करा, अब आप मेरे पास तो 15 डेज से कम टाइम रह गया है 31 दिसंबर तक, तो वो फॉर्म अगर मेरा रिजेक्ट हो जाता है 31 के बाद मुझे पता लगता है कि मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया है, तो मुझे दोबारा फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा अपने पैरामीटर्स को करेक्ट करते हुए। तो क्या फिर भी मैं इसकी डिस्काउंटेड रेट्स का बेनिफिट ले पाऊंगी? तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये मैं रिवाइज फॉर्म फाइल कर रही हूँ, ओरिजिनल फॉर्म फाइल नहीं कर रही हूँ। तो जो डेट्स है वो मेरी पहले वाली एप्लीकेबल होनी चाहिए। बट इसके ऊपर जो ये क्वेश्चन है, ये या तो किसी ने अभी तक पूछा नहीं है डिपार्टमेंट से, क्योंकि दोनों गाइडेंस नोट में से किसी में भी इसका आंसर नहीं आया है। तो अगर आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर, आप भी प्लीज इसको मेंशन करिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हूँ। प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुका है, बट क्योंकि 31 दिसंबर से पहले हुआ था तो मेरे को पेमेंट में मेरे कोई फर्क नहीं आया उस चीज से। बट अगर यही चीज 31 के बाद होती मेरे साथ, तो क्या मेरी पेमेंट इंपैक्ट होती? और अगर इंपैक्ट होती तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही कहूंगी कि आप अपना 15 डेज का ग्रेस पीरियड लेके चलिए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास तो 15 डेज भी नहीं है 31 होने में, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आजकल में अप्लाई कर लो, कि अगर आपका 10 दिन में फॉर्म प्रोसेस हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, ये रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही नीडेड क्वेश्चन था ये, बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी। इस पे मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूंगी जिसका आंसर इसमें नहीं है। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम लास्ट डेट क्या है इस स्कीम को अप्लाई करने की? तो देखिए, देयर इज नो लास्ट डेट, स्कीम को अप्लाई करने की कोई लास्ट डेट नहीं है। बट इन्होंने जो ये रेट्स है, रेट्स इन्होंने थोड़ा डेफर कर दिए हैं कि 31 से पहले करोगे तो इतना, 31 के बाद करोगे तो इतना। और जो आपकी अपील की डेडलाइन डेट है वो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 22 जुलाई से पहले के जो केस है वो हम कंसीडर करेंगे। इस स्कीम में आप कब तक जा सकते हैं इसके बारे में अभी तक तो कोई नोटिफाइड डेट नहीं आई है, हो सकता है आने वाले डेज में आ जाए, बट अभी तक कोई नोटिफाइड डेट नहीं है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदर एनी एडिशनल ग्राउंड फाइल्ड इन रिलेशन टू एन अपील इज ऑल्सो टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एडिशनल ग्राउंड हमारे ऐड हो जाते हैं अपील में, तो क्या वो भी कंसीडर किए जाएंगे? तो कंसीडर किए जाएंगे अगर वो 22 जुलाई से पहले ऐड हो गए हैं तो। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है डिस्प्यूटेड पेनल्टीज से रिलेटेड। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, कि एक मैं मेजर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ जिसको मैं इसमें भी उस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके के डिमांड ऑर्डर्स भी हैं जिसमें उनकी टैक्स की डिमांड है, उसके ऊपर 234 ABC का उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया है और पेनल्टी उस ऑर्डर में नहीं लगी हुई। पेनल्टी का उनको एक अलग से शोकोस नोटिस आया है कि आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो इंपोज क्यों ना की जाए, क्योंकि शोकोस नोटिस है तो इस सेक्शन में हम आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए कि हम इस स्कीम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब हम फॉर्म 1 अपना फाइल करेंगे तो हम अपना टैक्स और इंटरेस्ट तो मेंशन कर देंगे, बट पेनल्टी का क्या होगा? क्योंकि पेनल्टी की तो अभी तक हमारे पास अमाउंट भी नहीं पता है हमें, क्योंकि क्वांटम ऑफ टैक्स आपका अभी तक डिसाइड नहीं है। अपील में केस चल रहा है तो डिपार्टमेंट आपकी अपील का
जो पेनल्टी का अमाउंट है वो कैसे फिक्स कर सकता है, क्योंकि क्वांटम ऑफ टैक्स की परसेंटेज पे ही आपकी पेनल्टी का अमाउंट डिपेंड होता है। तो क्या मेरी जो फ्यूचर में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेगा पेनल्टी की डिपार्टमेंट, वो भी मेरी इसमें सेटल हो जाएगी क्या? ये क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज पेनल्टी हैज बीन लेविड आफ्टर द टैक्स पेयर हैज फाइल्ड अ डिक्लेरेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एसोसिएटेड क्वांटम अपील। इन सच केसेस वेदर द सेटलमेंट ऑफ टैक्स अरियर ऑफ क्वांटम अपील पेनल्टी इन रिलेशन टू सच टैक्स अरियर वुड बी वेव ऑफ। ये कह रहा है कि मैंने तो डिक्लेरेशन अपनी वेवर ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट से रिलेटेड लगा दी है, तो क्या मेरी जो ऐसी पेनल्टी जिसका क्वांटम अभी तक डिसाइड नहीं है वो इसमें सेट ऑफ होगी? रेफरेंस मेड टू डेफिनेशन ऑफ टैक्स अरियर इन सेक्शन 89(1)(o). इंटरेस्ट चार्जेबल और चार्ज एंड पेनल्टी लेविएबल और लेविड आर इंक्लूडेड इन टैक्स अरियर। ये कह रहे हैं आपका जो इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है या फिर अभी होगा, पेनल्टी चार्ज हो चुकी है या फिर अभी होगी, तो वो सब इसमें इंक्लूड है। However, the settlement for the quantum appeal is made as a percentage of disputed tax, where disputed tax means income tax including surcharge cess. Thus, penalty leviable or levied are not included in disputed tax for settlement of quantum appeal. Accordingly, on settlement of quantum of appeal, the designated authority will grant immunity from the penalty leviable or levied in respect of tax arrear. ये कह रहे हैं कि टैक्स अरियर में जो हमने आपको इम्यूनिटी देने का दिया है ऑप्शन, वो दिया है इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों के ऊपर। लेकिन आपके असेसमेंट ऑर्डर्स में इंटरेस्ट तो मेंशन होता है, पेनल्टी नहीं होती, क्योंकि पेनल्टी डिपेंड करती है आपके क्वांटम ऑफ टैक्स पे, जो भी आपका फाइनल होगा वो। तो इस स्कीम के अंदर जो भी आपका अभी तक पेनल्टी इनिशिएट नहीं हुआ है, अभी क्वांटम डिसाइड होगा तो उससे भी हम आपको इम्यूनिटी दे देंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ऐड ऑन किया गया कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी जो पेनल्टी होती है ना, वो पेनल्टी का अमाउंट आपके टैक्स बेस पे डिपेंड नहीं करता। वो आपके सेक्शन होते हैं, वो आपके सेक्शन है सेक्शन 271B, सेक्शन 271BA एंड 271DA। ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिसकी पेनल्टी का अमाउंट आपके टैक्स के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या इस तरीके की पेनल्टी भी वेव ऑफ कर दी जाएगी? तो इसके लिए अलग बोला गया कि अगर आपको इस तरीके की पेनल्टी लगाई गई है तो इसके लिए आपको सेपरेट अपील फाइल करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो है आपकी प्राइमरी नोटिस पे डिपेंड नहीं है। ये अगर मैं सेक्शन आपको बताऊं तो ये आपके सेक्शन रिलेटेड है कि मान लीजिए आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी, आपने टैक्स ऑडिट नहीं करी तो उसकी जो पेनल्टी लगती है ना हमारी लेट टैक्स फाइलिंग की। तो इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वो जो किसी और के ऊपर टैक्स अमाउंट पे डिपेंड नहीं है, ये सेक्शन उन चीजों से रिलेटेड है। अगर इस सेक्शन के अंदर आपको पेनल्टी लगी है तो आपकी उसकी सेपरेट अपील फाइल करनी चाहिए थी, और अगर आपने सेपरेट अपील फाइल कर रखी है तो आप इसके अलग से फॉर्म 1 फाइल करिए और फिर स्कीम में आप जा सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आए हमारे टैक्स पे से रिलेटेड कि ये क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत आते हैं कि मैंने तो जो है पहले ही टैक्स पे कर रखा है, मोस्ट ऑफ द टैक्स मेरा पहले पे है या 50% टैक्स मेरा जो है पहले पे है, तो क्या मुझे उसका अमाउंट एडजस्ट करने को मिलेगा इसकी जब मैं पेमेंट करूंगा स्कीम के अंदर? तो यस, आप जितने भी आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं इस स्कीम के लिए जब आप जाएंगे तो आप उसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सच केस वेयर अपील इज पेंडिंग ऑन 22 जुलाई 2024 बट द डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड हैज बीन ऑलरेडी फुली पेड बिफोर फाइलिंग द डिक्लेरेशन। ये कह रहा है डिक्लेरेशन फाइल करने से पहले ही मैंने अपना 100% टैक्स अमाउंट पे कर रखा है, तो क्या वो एडजस्ट हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने ज्यादा भी पे कर रखा है ना तो आपको उसका रिफंड मिल जाता है। मान लीजिए आपने टैक्स ज्यादा पे कर रखा है और अब आप स्कीम के लिए जा रहे हो, स्कीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कम बनता है, तो जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। इसमें ये एक्चुअली इनका जो फर्स्ट गाइडेंस नोट आया था ना उसमें ये बात क्लेरिफाई की गई थी। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है आपके टीडीएस से रिलेटेड कि अगर किसी कंपनी की टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने नहीं काटा, बाद में अपील फाइल करी, तो क्या उनको वो डिडक्शंस जो है, जो टैक्स अमाउंट की डिडक्शंस हैं वो मिल जाएंगी उनको? क्या वो उनको अमाउंट जो है एज अ एक्सपेंस अलाउ होगा अपनी उसमें? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि ये सब हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जिन कंपनीज का ऑडिट होता है या फिर कॉर्पोरेट्स हैं आपकी, तो उनके ऊपर आपके एप्लीकेबल होंगे। इन सच केसेस वेयर डिडक्टी हैज सेटल हिज अपील, whether TDS deductor would be relieved from its liability under section 2011 of the act. Further, whether TDS deductor would be allowed to claim expense अंडर सेक्शन 40A ऑफ द एक्ट। ये कह रहे हैं डिडक्टी ने अपना डिस्प्यूट जो है सेटल करा लिया इस स्कीम के अंदर, तो जो डिडक्टर है जिसने उसका टीडीएस काटा होगा, तो क्या उसको अब वो जो डिडक्शन है वो एज अ एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी, या फिर जो उसकी लाइबिलिटी थी अंडर सेक्शन 2011 की
क्या उस लाइबिलिटी से उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। Where the deductee has settled his tax liability, the deductor is relieved from his liability other than interest payable। ये कह रहे हैं डिडक्टर को भी मिल जाएगी, बट जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो उसको पे करना पड़ेगा, और इसी तरीके से जो है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो है उसको एक्सपेंस में भी मिलेगा। वेदर अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी अगेंस्ट द इंटीमेशन पास्ड अंडर सेक्शन 200A एक्ट रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑन प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न कैन बी सेटल्ड अंडर DTVSV स्कीम। सो यस, ये वाली अपील भी आपकी कवर होगी इसके अंदर। तो ये थे आपके छोटे से थोड़े क्वेश्चन जो इस गाइडेंस नोट के थ्रू इन्होंने क्लैरिटी दी है आपको। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर दिया, इसमें से कुछ छोड़े हैं मैंने 7 to 8 क्वेश्चन, बट वो इस तरीके के हैं जो मुझे नहीं लगता कि सारे असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल है। लाइक आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है, आपके जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उससे रिलेटेड है, तो वो एक दो क्वेश्चन है जो बीच बीच में हमने छोड़ा है। इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन मेरे पास रिसीव हुआ और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन हमने इस बार नहीं, लास्ट जब ये आई थी 2020 में ये स्कीम, तब हमने फेस करी थी। इसके ऊपर मैं जल्द ही एक फुल वीडियो भी लेके आऊंगी, आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग। लोगों का ये मानना है कि मैंने फॉर्म नंबर 4 तक फाइल करा और 4 का मेरे पास फाइनल ऑर्डर आ गया और मेरा प्रोसेस कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं माना जाता। रीजन बीइंग, आपके पास फॉर्म 4 तो आ गया, लेकिन आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी जो ऑनलाइन आपके लॉगिन में डिमांड खड़ी हुई थी, क्या वो सेटल करी है डिपार्टमेंट ने। क्योंकि 99% केसेस में वो जब तक सेटल नहीं होती, जब तक कि आप एओ को लेटर ना लिख दें, एओ को मेल ना डाल दें कि ऐसे ऐसे DTVSV स्कीम में हमने अपना केस सेटल करा लिया है, आपको अपने पेपर्स उसमें अटैच करने हैं फॉर्म 4 के, कि हमारा फाइनल ऑर्डर भी आ गया है, तो आप इसको जो है डिमांड को यहाँ से हटा दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद एओ आपके मेल के बिहाफ पर या फिर एप्लीकेशन के बिहाफ पर CPC में आगे मेल डालता है, फिर CPC की तरफ से आपका वो जो डिमांड है वो वहां से हटाया जाता है। सेम एज CIT अपील में भी, अब क्योंकि नफैक में है हमारे सारे केसेस, तो विड्रॉल से रिलेटेड भी मेरे पास स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं। मतलब आप सबको पता लग गया कि कैसे करना है, कि मैडम हम अपील विड्रॉ कैसे करेंगे, कोई बंदा तो है नहीं जिससे जाके हम बात कर ले कि आप अपील विड्रॉ करो। और CIT अपील में तो इतने सारे नफैक में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं कि हम उनको इनफैक्ट अपील के ही हम रिप्लाई डाले जा रहे हैं, कोई सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। विड्रॉल की एप्लीकेशन डालेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा, रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, और ऐसा हो भी रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम अपील कैसे विड्रॉ करें। तो देखिए उस केस में आपको क्या करना होता है, आप या तो एक एफिडेविट लगा लीजिए या रिटर्न में एक लेटर अपना जो है लगा दीजिए कि हम जो है इस स्कीम के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है विड्रॉ करा लीजिए। हमारे फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो मत इनिशिएट करिएगा अपील के अंदर, ठीक है। ऑल्दो आपको इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सामने से 99% केसेस में नहीं मिल रहा है, बट अब आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। और क्योंकि ये आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप विवाद से विश्वास में चले जाएंगे, वहां पे अपना केस सेटल करा लेंगे, तब भी आपकी वो अपील जो है वहां पर पेंडिंग ही दिखाएगा। तो आपको अपना सेफ एंड साइड करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपके पास फॉर्म 4 आ जाए, आपको ऑनलाइन वहां पे CIT अपील में भी डाल देना है एक अटैचमेंट और एक लेटर कि हमने स्कीम के लिए गए थे और हमारा केस सेटल हो गया है, तो यहाँ से ये जो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, तो यहाँ से इसको भी विड्रॉ कर लिया जाए। तो जब तक ये आपकी डिमांड नहीं हटेगी या फिर वो वहां से विड्रॉ नहीं होगा, जब तक आप ये मत मानिए कि आपका केस जो है क्लोज हो गया है। क्योंकि जब लास्ट टाइम ये स्कीम आई थी तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी फॉर्म 4 आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी वो डिमांड खड़ी रही, जिसकी वजह से जो फ्यूचर के उनके रिफंड्स थे वो उस डिमांड के अगेंस्ट जो है एडजस्ट होते गए, जिसका हमें रीजन बाद में पता लगा कि इन्होंने तो डिमांड हटाई नहीं थी, फिर डिपार्टमेंट में बात करी, फिर उस चीज को किया गया। तो इस बार ये पहले से ही ध्यान रखिए कि फॉर्म 4 के बाद अपनी डिमांड डिपार्टमेंट की वेबसाइट से विड्रॉ कराना ना भूलिए। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। अगर आप भी हमारी DTVSV स्कीम से रिलेटेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए टैक्समूथ को फॉलो करते रहिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।